अल्फा लाइफ नाइट क्लब में कुछ गुंडों ने आकर हंगामा कर दिया था। वो लोग जिग्नेश की तलाश कर रहे थे। जब रोहन ने उन्हें रोकना चाहा, तो उनके बीच फाइट हो गई। सबको हैरान करने के बाद रोहन ने गुंडों के लीडर से पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? क्या चाहते हो जिग्नेश से? तभी एक ब्लैक कलर की कार से किसी ने फायर करके उस गुंडे को मार डाला। इस घटना के बाद रोहन ने जिग्नेश को कॉल करके सारा माजरा बता दिया। जिग्नेश ने रोहन को सतर्क रहने के लिए कहा और बोला वो पता करेगा कि आखिर कौन ये सब करवा रहा है। अब रोहन के दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर इन सब के पीछे कौन हो सकता है। उधर गुंडे के ऊपर गोली चलाने वाली वो ब्लैक कलर की कार एक 7 सितारा होटल के बाहर आकर रुकी। तभी उस कार के पास अन्ना आकर खड़ा हो गया और कार में बैठे एक शख्स से कुछ बात करने लगा। उसके बाद अन्ना दौड़ता हुआ उस होटल के अंदर गया और चिरायु से बोला, जिग्नेश अभी भी नहीं मिला, लेकिन वो रोहन मिल गया और उसने हमारे आदमियों को खूब मारा। ये सुनकर चिरायु का दिमाग खराब हो गया। ये रोहन हर जगह हमारे काम में टांग अड़ाता है, ऊपर से वो जिग्नेश पता नहीं कहां दुबक कर बैठा है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, क्योंकि जिग्नेश और रिया ही वो दो लोग हैं जो रोहन के सबसे ज्यादा करीब हैं। उनकी जिंदगी तबाह होते ही रोहन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इस जिग्नेश को तो हम आज नहीं तो कल ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल अब सारी उम्मीद मायरा पर टिकी हुई है। अगर वो मेरा प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट कर देती है तो रिया की जिंदगी बद से बदतर होते देर नहीं लगेगी, और ऐसा होते ही रिया कमजोर पड़ जाएगी। उसे देखकर रोहन को भी कमजोर पड़ते देर नहीं लगेगी, और फिर हम अपना मास्टर कार्ड चलेंगे और रोहन को तबाह कर देंगे। इतना बोलकर चिरायु सोचने लगा कि मायरा अभी पता नहीं क्या कर रही होगी। उधर आहूजा कॉर्पोरेशन में रिया के केबिन में मायरा काम में बिजी थी। रिया ने उसे डॉक्यूमेंट्स का बड़ा सा ढेर पढ़कर एक समरी बनाने का काम दिया था, ताकि उसे एनालिसिस करके ये पता लगाया जा सके कि आहूजा कॉर्पोरेशन को फिर से ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जा सकता है। कुछ देर बाद मायरा ने अपना काम खत्म कर लिया और वो सामने टेबल पर बैठी रिया के पास जा पहुंची। रिया खुद भी लैपटॉप पर कुछ काम करने में ज्यादा व्यस्त थी। प्यारी बहना, तुमने जो काम मुझे दिया था वो मैंने कर दिया, मायरा ने रिया से कहा। अच्छा, काफी जल्दी काम हो गया, तो शुरू हो जाओ। बताओ तुमने क्या स्टडी की? हम कैसे आहूजा कॉर्पोरेशन को फिर से टॉप पोजीशन पर ला सकते हैं? लैपटॉप पर बिजी रिया ने मायरा की तरफ देखे बिना पूछा। इस पर मायरा डॉक्यूमेंट के ढेर में से एक के बाद एक कुछ डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालने लगी और रिया को एक एक करके कई सारे सजेशंस देने लगी। उसमें से कुछ सजेशंस रिया को पसंद भी आए। वो मायरा के एनालिसिस से काफी इंप्रेस हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए मायरा ने अपनी अगली चाल चली। प्यारी बहना, ये कुछ डील्स हैं जो काफी समय से पेंडिंग पड़ी हैं। अगर तुम इन पर साइन कर देती तो मैं फौरन इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देती। इन डील से हमें फ्यूचर में काफी फायदा मिलेगा। इतना बोलकर मायरा ने रिया के सामने कुछ पेपर्स रख दिए। उन्हें काम में बिजी रिया ने रफली एक नजर से देखा और बोली, ठीक है, बताओ कहां साइन करने हैं। इस पर मायरा ने खुश होकर फटाक से पेपर्स पलटते हुए जगह जगह पर अपनी उंगली रखी और बोली, यहां, एक यहां और एक यहां भी। इस पर रिया ने बिना कुछ खास ध्यान दिए फटाफट उन जगहों पर साइन कर दिया जहां मायरा ने बताया। फिर रिया वापस काम में बिजी हो गई। उधर मायरा रिया के साइन किए पेपर्स को देखकर शातिर मुस्कान के साथ मंद मंद मुस्कुराने लगी। आखिर तुम्हारा सपना पूरा हुआ भाई, मायरा ने मन ही मन सोचा और फिर उन पेपर्स को लेकर वहां से चली गई। मायरा जैसे ही कैबिन से बाहर निकली, रोहन अंदर एंटर हुआ। ये मायरा काफी दिनों बाद दिखी, सब ठीक तो है ना? रोहन ने शक करते हुए पूछा और रिया के सामने रखी चेयर पर बैठ गया। हाँ, लगता तो है सब ठीक है। वो मायरा बोल रही थी कि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती है, इसलिए ऑफिस वर्क में मेरी मदद कर रही थी ताकि आहूजा कॉर्पोरेशन के डाउनफॉल को रोक सके। रिया ने पूरी बात रोहन को बताई, लेकिन जिस तरह से वो मायरा मुस्कुराते हुए बाहर निकली है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
रोहन ने डाउट करते हुए कहा। ओफो रोहन, अब तुम ये मायरा की बात छोड़ो और अपनी बात करो। आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? रिया ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, क्योंकि वो मायरा की बात करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। आज और घूमने चलना है? हम कल ही तो डिनर पर वाटरफॉल रेस्टोरेंट गए थे ना? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर रिया ने रोहन के दोनों गाल पकड़कर खींचे और प्यार से बोली, मेरे प्यारे रोहन, अब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रोज ही कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते हैं। और वैसे भी आज तुम अपने उस नाइट क्लब से जल्दी आ गए हो, तो हम इस समय का फायदा उठाते हैं, वरना तुम अक्सर उस नाइट क्लब में बिजी रहते हो और मैं आहूजा कॉर्पोरेशन में। हमें साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता है। इस पर रोहन बोला, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अब मेरी नाइट क्लब वाली जॉब हमारे बीच में नहीं आएगी। मैं जल्द उसे छोड़ने वाला हूं। ये सुनते ही रिया खुशी से उछल पड़ी। सच्ची? तुम ऐसा करने वाले हो? ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब से तुमने उस नाइट क्लब को ज्वाइन किया था, तब से ही ना तो हम ज्यादा समय साथ में बिता पा रहे थे और ना ही हमारे बीच कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा, अब ये बताओ कि आज हमें जाना कहाँ है? रोहन ने पूछा। लास्ट टाइम हम मेरी पसंद की जगह पर गए थे, तो इस बार तुम्हारी पसंदीदा जगह जाएंगे। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस पर रोहन ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है तो फिर चलो। मुझे एक जगह पता है जहां सबसे टेस्टी खाना मिलता है, बट पता नहीं तुम्हें वो जगह पसंद आएगी या नहीं। रोहन सोचते हुए बोला, ओफो, अब इतना भी मत सोचो, पहले मुझे वहां ले तो चलो। वैसे भी वी आर इन अ रिलेशनशिप नाउ, सो एक दूसरे की पसंद को पसंद करना भी तो सीखना होगा ना। रिया रोहन का हाथ पकड़ते हुए बोली और फिर दोनों आहूजा कॉर्पोरेशन से निकलकर रोहन की पसंदीदा जगह की ओर निकल पड़े। उधर मायरा पहले ही आहूजा कॉर्पोरेशन से निकल चुकी थी और उसकी गाड़ी चिरायू के 7 सितारा होटल के बाहर आकर रुक गई थी। तो मैंने जो आइडिया बताया था, उसे लेकर कुछ बात आगे बढ़ी क्या? अपने रूम में बैठकर सिगार का कश ले रहे चिरायू ने पूछा। बात सिर्फ आगे बढ़ी ही नहीं, बल्कि पूरी भी हो गई। मैंने कर दिखाया। आखिर मैंने रिया की बर्बादी का रास्ता खोल ही लिया। मायरा खुश होकर बोली और चिरायू के पास आकर बेड पर बैठ गई। इस पर चिरायू बोला, आखिर तुमसे दोस्ती करना काम आया मायरा। आज से रोहन और रिया के बुरे दिन शुरू हो गए। तभी मायरा ने चिरायू का हाथ पकड़ लिया और बोली, अभी सिर्फ दोस्ती की है तो रोहन और रिया का ये हाल हो गया। अगर तुम मुझसे प्यार कर लो तो देखो मैं आगे क्या क्या करती हूँ। प्यार किस चिड़िया का नाम है चिरायू को नहीं पता मायरा। चिरायू तो सिर्फ एक ही चीज का भूखा है और वो तुम अच्छे से जानती हो। इतना बोलकर चिरायू ने मायरा की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। इस पर मायरा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपने मकसद को ऑलमोस्ट पूरा होता देखकर उसने चिरायू की इस हरकत को इग्नोर किया और खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। उधर रोहन और रिया इस बात से अनजान थे कि मायरा और चिरायू की मिलीभगत के चलते उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। रोहन रिया को डिनर के लिए स्ट्रीट पर बने मोमोज के एक स्टॉल पर ले आया। तो ये है तुम्हारी फेवरेट जगह? रिया हैरान होकर बोली। हाँ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? इस पर रिया बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ का फूड टेस्टी हुआ तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी 5 स्टार होटल में खा रहे हैं या स्ट्रीट पर। ये सुनकर रोहन बोला, टेस्ट की टेंशन तुम मत लो, ये दद्दू बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाते हैं। इतना बोलकर रोहन ने रिया और अपने लिए एक प्लेट मोमोज ऑर्डर कर दिए। फिर दोनों स्ट्रीट पर खड़े खड़े मोमोज का आनंद लेने लगे। यम्मी, तुम सही थे रोहन, ये वर्ल्ड के बेस्ट मोमोज हैं। रिया मोमोज को अपने मुंह में रखते हुए बोली, अच्छा इतने टेस्टी हैं, तो लाओ एक मुझे भी टेस्ट करा दो। अचानक से रिया की प्लेट में एक हाथ आया और उसने मोमोज उठाकर खा लिया। ये देखकर रोहन और रिया दोनों हैरान रह गए। जब उन्होंने नजरें घुमाई तो देखा कि ये जय था। तुम तो वही हो ना, रोहन की वो दोस्त
जिसने हमें फायरमैन से बचाया था। क्या नाम था? रिया सोचने लगी। जय, जय नाम है मेरा। जय ने रिया की प्लेट से उठाया मोमोज खाते हुए बोला, यू आर राइट, ये तो बहुत ही टेस्टी है, मैं एक और लूंगा। इतना बोलकर जय ने इस बार रोहन की प्लेट से एक मोमोज उठा लिया और उसे मजे से खाने लगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? रोहन ने चिढ़ते हुए पूछा। दिख नहीं रहा, मोमोज खा रहा हूं। इतना बोलकर जय एक और मोमोज रोहन की प्लेट से उठाकर खा गया। जय की इस हरकत से रोहन और ज्यादा चिढ़ गया और ऊंची आवाज में बोला, मेरा मतलब तुम यहां हमारे साथ क्या कर रहे हो? इस पर जय बोला, लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि हम फिर कभी मिलेंगे और साथ में बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे, तो बस मैं आ गया। लेकिन मुझे तुमसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। रोहन ने जय को भगाना चाहा ताकि वो रिया से उसके राज के बारे में कोई बात ना करे। रोहन, ये कोई तरीका हुआ अपने दोस्तों से बात करने का? रिया ने रोहन की हरकत पर हैरान होकर रिएक्ट किया। कोई बात नहीं रिया, रोहन की नाराजगी बनती है। आखिर मैं बिना बताए चला जो गया था और फिर इतने दिनों बाद अचानक से सामने आ गया। इतना बोलकर जय रोहन को देखने लगा। इस पर रोहन कुछ बोलने की बजाय चुपचाप खड़ा रहा और जय को घूरने लगा। तभी माहौल को ठंडा करने के लिए रिया बोली, अरे अब हम सिर्फ खड़े रहेंगे या कुछ खाएंगे भी? दद्दू चलिए, सबके लिए एक प्लेट और गर्मा गर्म मोमोज लगा दीजिए। और एक बार फिर सभी टेस्टी मोमोज का आनंद लेने लगे। तभी किसी ने पीछे से गुस्से से रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम अल्फा लाइफ नाइट क्लब के मैनेजर हो? जब रोहन ने पलटकर देखा तो पाया करीब 20-25 लोग उसके पीछे चाकू और तलवार लेकर खड़े हैं और जिस शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा वो उन सबका लीडर मालूम होता है। हाँ, मैं ही रोहन हूं, बोलो क्या काम है? रोहन ने बिना डरे उस शख्स से कड़क आवाज में कहा, मैं उस शख्स का भाई हूं जिसकी तुम्हारे नाइट क्लब में गोली लगकर मौत हो गई थी। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो और मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। इतना बोलकर वो शख्स रोहन को गुस्से से घूरने लगा। इस पर रोहन बोला, देखो, मुझे दुख है तुम्हारा भाई मारा गया, लेकिन मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। वो ही अपने आदमी लेकर नाइट क्लब में हंगामा कर रहा था। मैं तो बस उसे रोककर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन किसी तीसरे ने उसे गोली मार दी। रोहन ने पूरा मैटर समझाना चाहा। अगर तुम मेरे भाई से फालतू के सवाल पूछते ही नहीं तो वो मरता भी नहीं, अब तू भी मरेगा। इतना बोलकर वो शख्स चाकू से रोहन पर हमला करने लगा, लेकिन तभी जय ने उस शख्स का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, अगर रोहन को हाथ भी लगाया तो ये हाथ तोड़ दूंगा। इस पर वो शख्स जय पर चाकू से हमला करने लगा, लेकिन जय ने उसे एक पंच मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर उस शख्स के पीछे खड़े करीब 25 लोग गुस्से से आगे बढ़े। ये देखकर रोहन भी आगे आने लगा, लेकिन जय ने उसे इशारे से रोकते हुए कहा, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है रोहन, तुम अपने मोमोज खाओ, तब तक मैं इन्हें लात और घूंसे खिलाता हूं। इतना बोलकर जय उन 25 हथियारबंद लोगों के सामने अकेला हमला करने की पोजीशन में खड़ा हो गया। ये देखकर रोहन की दिलचस्पी जय में और भी बढ़ गई। अब वो देखने को बेताब था कि जय इन सभी को हरा पाता है या नहीं। तो अब क्या होगा आगे? क्या जय अकेला इन सभी गुंडों को मार देगा या इनके हाथों मारा जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या रोहन जय की मदद करेगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला। सिंगापुर, रात का समय। रिया, रोहन और जय सड़क किनारे खड़े मोमोज खा रहे थे। तभी अल्फा लाइफ नाइट क्लब में मरे गुंडे का भाई 25 हथियारबंद लोगों को लेकर रोहन को मारने आ गया था, लेकिन जय ने रोहन को फाइट करने से मना कर दिया और खुद उन 25 गुंडों के सामने अकेला खड़ा हो गया। अब रोहन ये देखने को बेताब था कि जय कितने पानी में है, उसकी स्किल्स क्या हैं, इसलिए वो शुरुआत में बीच में नहीं आया। उसने सोचा अगर जरूरत पड़ी तो बाद में भी फाइट ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन फिलहाल उसे जय की शक्तियों का आकलन करना था। तो तू दुबला पतला सा लड़का हम सबको अकेले देख लेगा?
गुंडों के लीडर ने जय का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जय सामने खड़े दुश्मनों को घूरते हुए बोला, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, क्योंकि हम किताबी ज्ञान नहीं बांटते, हाथ और पैर चलाते हैं। इतना बोलकर गुंडों के लीडर ने अपने आदमियों को जय पर हमला करने का इशारा किया। तभी चाकू और तलवार हाथ में लिए दो लोग जय को मारने दौड़े, लेकिन जय अपनी गजब की फुर्ती और कमाल की फ्लेक्सिबल बॉडी से इधर उधर मूव करके उनके वार से बच गया। अब इससे पहले वो दो आदमी जय पर दोबारा हमला करते, जय ने बिजली की रफ्तार से लात और घूंसे बरसाते हुए उन्हें वहीं ढेर कर दिया। नॉट बैड। रोहन ने जय की फाइटिंग स्किल्स देखकर मन ही मन सोचा। उधर जय ने उन दो आदमियों को धूल चटाई ही थी कि चार और आदमी उस पर हमला बोलने आगे बढ़ गए। उन सभी के पास बड़ी बड़ी तलवारें थी। ऐसे में जय तेजी से उन चारों की ओर दौड़ा। वो चारों भी हवा में तलवार लहराते हुए जय को मारने तेजी से दौड़े। और फिर जय जैसे ही उन लोगों के नजदीक आया, उसने जमीन पर लेटते हुए स्लाइड किया और अपने पैरों को चारों ओर चक्री की तरह घुमाकर उन चारों आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल जय ने जमीन पर गिरे दो लोगों की तलवार अपने हाथ में ले ली और फिर जंप करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दोनों तलवारों को हवा में तेजी से इधर उधर घुमाने लगा। फिर अपनी तलवार को हमले की पोजीशन में पॉइंट आउट करके बोला, टुकड़े में आना बंद करो, सारे एक साथ आ जाओ, बहुत दिनों से मेरा वार्म अप नहीं हुआ। ये सुनते ही सभी गुंडों को गुस्सा आ गया और वो सारे एक साथ अपनी अपनी तलवारें लेकर जय की ओर दौड़े, लेकिन जय अपनी जगह से हिला तक नहीं। और फिर जैसे ही उन गुंडों की फौज ने उस पर हमला करना शुरू किया, जय तेजी से अपनी तलवार को घुमाते हुए सभी के वार को रोकने लगा। फिर कुछ देर बाद वो न सिर्फ अपने ऊपर हो रहे हमलों का बचाव कर रहा था, बल्कि उन गुंडों को एक एक करके ढेर भी करता जा रहा था। कुछ ही देर में उसने सभी गुंडों को धूल चटा दी थी। अब सिर्फ गुंडों का लीडर ही बचा था, जिसके हाथ में भी तलवार थी। अब तुम चुपचाप अपनी मर्जी से अपने हथियार फेंक दोगे या फिर मेरी मार खाकर फेंकना पसंद करोगे? जय ने गुंडों के लीडर से मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर गुंडों के लीडर ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी तलवार जमीन पर पटक दी। काफी समझदार हो, जय बोला और फिर उसने रोहन की ओर पलटकर कहा, रोहन, अब तुम इससे पूछ लो जो पूछना है। जय संभल कर! रोहन अचानक से चिल्लाया। जब जय पलटा तो उसने देखा कि जिस गुंडों के लीडर ने तलवार फेंक दी थी, उसने अब जेब से बंदूक निकाल ली थी और जय पर फायर कर दिया था। लेकिन जय को यह सब समझने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए जय अपनी जगह से हटा तो सही, लेकिन फिर भी वो गोली उसकी बाजू में जा घुसी। आह! जय दर्द से कराया। तभी रोहन मदद करने आगे दौड़ा। नहीं रोहन, ये मेरी फाइट है और मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। जय ने रोहन को रोका और फिर अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर बाजू पर बांध लिया। इससे उसका खून रुकना बंद हो गया। उधर उस गुंडों के लीडर ने फिर से अपनी गन से जय पर फायर करना चाहा, लेकिन इस बार उसकी गोलियां जय का बाल भी बांका नहीं कर पाई। जय अब मेंटली इस चीज के लिए रेडी था। वो तेजी से अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को इधर उधर मूव करके उन गोलियों से बच रहा था। जल्द ही ऐसा करते हुए वो उस गुंडों के लीडर के पास जा पहुंचा और अपनी एक किक से उसकी बंदूक दूर फेंक दी। फिर अगले ही पल उसने उन गुंडों के लीडर पर ताबड़तोड़ किक की झड़ी लगा दी। कुछ ही मिनटों में गुंडों का लीडर जमीन पर ढेर हो गया और रहम की भीख मांगने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं दोबारा तुम लोगों को तंग नहीं करूंगा। मैं अपने भाई की मौत से दुखी था और बदला लेने आया था। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, सिर्फ उसकी पिटाई की थी। गोली किसी और ने चलाई थी। पीछे खड़ा रोहन बोला और उस गुंडों के लीडर के पास आ गया। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा भाई किसके लिए काम करता था? रोहन ने उससे पूछा। इस पर वो बोला, अन्ना, अन्ना नाम है उसका। ये सुनते ही रोहन के सारे डाउट क्लियर हो गए। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि रिया की तरह जिग्नेश भी उसके क्लोज है
और इसलिए शायद चिरायु उसे भी टारगेट कर रहा है। इसका क्या करना है रोहन? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? जय ने उस गुंडों के लीडर के बाल पकड़कर रोहन से पूछा। मुझे जो जानना था वो पता चल गया। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे जाने दो। रोहन ने अपना फैसला सुनाया, जिस पर जय ने हां में अपना सर हिलाया और उसे जाने दिया। तुम्हें चोट लगी है जय, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। रिया ने जय की बाजू पर लगी गोली के घाव को देखकर चिंता जताई। नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं इसे देख लूंगा, तुम लोग परेशान मत हो। जय ने मदद लेने से इनकार किया। रिया सही बोल रही है, तुम्हें हॉस्पिटल जाकर मरहम पट्टी करवाना चाहिए। वैसे भी ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगी है। वो गुंडा मुझे मारने आया था, तो तुम्हारा इलाज करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है। रोहन ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। रोहन का ये केयरिंग एटीट्यूड देखकर जय जज्बाती हो गया। यह पहली बार था जब रोहन ने एक बड़े भाई की तरह उसकी परवाह की, इसलिए वो रोहन की बात टाल नहीं सका। ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो चलते हैं हॉस्पिटल। इतना बोलकर जय रोहन को भावुक होकर देखने लगा। फिर रोहन, रिया और जय कार में बैठकर हॉस्पिटल आ पहुंचे। यहां डॉक्टर ने जय की बाजू में लगी गोली निकाल दी और उसकी मरहम पट्टी करने लगा। रोहन जय के पास ही खड़ा था, जबकि रिया बाहर थी। तुमने मेरी मदद क्यों की? मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? रोहन ने जय से पूछा। अब अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जय ने जवाब दिया। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। रोहन कंफ्यूज होकर बोला। जल्द तुम सब कुछ समझ जाओगे रोहन। जय रोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोला। तभी रोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि जय से उसका कोई खास कनेक्शन सा है, लेकिन वो कनेक्शन क्या है ये रोहन समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद जय रोहन और रिया को अलविदा कहकर अपने घर चला गया। उधर रोहन भी रिया को लेकर आहूजा के बंगले पर आ गया। तभी दोनों मायरा से टकरा गए, जो काफी खुश दिख रही थी। तो कहां घुमाए तुम दोनों लव बर्ड्स? आजकल कुछ ज्यादा ही साथ में समय बिताया जा रहा है। मायरा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली। क्यों ना साथ समय बिताएं? आखिर हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं, और हम दोनों कितना भी साथ में टाइम स्पेंड करें, तुम्हें क्या दिक्कत है? रिया ने झट से मायरा का मुंह बंद करना चाहा, लेकिन मायरा कहां रुकने वाली थी। वो रिया के पास आई और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे भला क्या दिक्कत होगी प्यारी बहना, बल्कि मैं तो तुम दोनों के लिए खुश हूं, और कल मैं तुम दोनों को तुम्हारे इस नए रिश्ते का तोहफा भी देने वाली हूं। फिर तुम और रोहन एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए फ्री ही फ्री रहोगे। इतना बोलकर मायरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई। तोहफा? कैसा तोहफा? रिया कंफ्यूज होकर बोली। उधर रोहन के भी कान खड़े हो गए। वो भी सोचने लगा कि मायरा अब कौन सी नई चाल चलने वाली है। अब मैं क्या तोहफा दूंगी, ये जानने के लिए तो तुम्हें कल तक का इंतजार करना होगा प्यारी बहना। फिलहाल तुम इस बंगले में आज की रात चैन की नींद सो लो। फिर क्या पता दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। तुम कहना क्या चाहती हो मायरा? साफ साफ बोलो। रोहन थोड़ा अग्रेसिव होकर बोला। अपने बॉडीगार्ड, उप्स, सॉरी, बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखो प्यारी बहना, क्योंकि कल मेरे तोहफे के आगे इसका गुस्सा और ताकत सब बेकार हो जाएगा। इतना बोलकर मायरा हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर रोहन और रिया कंफ्यूज होकर एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उन्हें यह अंदाजा तो हो गया था कि मायरा कुछ गड़बड़ करने वाली है, लेकिन वो क्या करेगी ये जानने के लिए उन्हें कल तक का इंतजार करना था। इसलिए दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह रिया और रोहन ऑफिस जाने के लिए निकलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि मायरा भी जाने को रेडी थी। उसने आज पहली बार
फुल प्रोफेशनल लुक कैरी किया था। वो ग्रे कलर का कोट पैंट पहने हुई थी। ये देखकर रिया और रोहन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मायरा को कभी इस रूप में नहीं देखा था। हालांकि फिलहाल दोनों ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और वो वहां से चले गए। सबसे पहले रोहन ने रिया को आहूजा कॉर्पोरेशन छोड़ा और फिर खुद अल्फा लाइफ नाइट क्लब चला गया। रोहन ने जैसे ही नाइट क्लब में कदम रखा, उसे एक्स मैनेजर योगेश ने रोक लिया। रास्ते से हटो योगेश, रोहन ने सख्त आवाज में कहा। रास्ते में तो तुम मेरे खड़े थे रोहन, मेरी तरक्की को छीनकर, लेकिन अब पासा पलट गया है। योगेश की ये बात सुनकर रोहन कंफ्यूज हुआ और बोला, क्या मतलब? मतलब आज से मैं इस नाइट क्लब का न्यू मैनेजर हूं और तुम तुम तो यहां के वेटर तक नहीं रहे, तुम्हारी जॉब चली गई। इतना बोलकर योगेश मुस्कुराते हुए रोहन को नीचा दिखाने लगा। जॉब चली गई मतलब? लेकिन मैंने तो अभी नौकरी छोड़ी नहीं है। रोहन फिर कंफ्यूज होकर बोला, तुमने भले ही नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हें निकाल दिया गया है। योगेश खुश होकर बोला, किसने निकाला? जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा। इस नाइट क्लब के नए मालिक मास्टर चिरायु ने। ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। चिरायु और इस नाइट क्लब का मालिक, ये कब हुआ? रोहन ने हैरान होकर पूछा। कल रात को ही सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी और आज से मास्टर चिरायु अल्फा लाइफ के नए मालिक हैं। योगेश की ये बात सुनकर रोहन को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे अपनी जॉब जाने का कोई खास गम नहीं था, क्योंकि कुछ समय बाद वो खुद ये जॉब छोड़ने वाला था। लेकिन वो ये जानकर हैरान था कि जिग्नेश अब इस नाइट क्लब का ओनर नहीं रहा, बल्कि चिरायु बन गया है। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी चिरायु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें यहां खड़े रहने का कोई हक नहीं है रोहन। अब ये नाइट क्लब मेरा है, तो तुम खुद यहां से जाओगे या सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं? चिरायु की ये बात सुनकर रोहन गुस्से से उसे घूरने लगा। तुम बस अब घूर ही सकते हो रोहन, लेकिन यहां अपनी ताकत नहीं आजमा सकते, क्योंकि मैं कानूनन इस नाइट क्लब का मालिक हूं। इसलिए यहां से फौरन दफा हो जाओ और जाकर करो वही अपनी पुरानी मामूली सी नौकरी। बन जाओ रिया के फुल टाइम बॉडीगार्ड। रोहन इस मामले में चाहकर भी चिरायु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि वो कानून की इज्जत करता था। इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी चिरायु ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात तो बताना ही भूल गया। जाते जाते तुम्हारी गर्लफ्रेंड रिया के लिए एक टिश्यू पेपर का बॉक्स लेते जाना। मायरा का तोहफा मिलने के बाद आज उसके भी बहुत आंसू बहने वाले हैं, काम आएंगे। चिरायु की ये बात सुनकर रोहन की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि मायरा भी आज रिया को कोई खास तोहफा देने की बात कर रही थी। अब वो तोहफा क्या हो सकता है जिसके मिलते ही रिया रोने लगेगी? इस बारे में सोच सोचकर रोहन को टेंशन होने लगी और वो अपनी कार लेकर फौरन आहूजा कॉर्पोरेशन के लिए निकल पड़ा। तो अब क्या होगा आगे? रिया को ऐसा क्या तोहफा देगी मायरा? अब कौन सी नई मुसीबत रोहन और रिया की लाइफ में हलचल मचा देगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियम। रोहन जैसे ही आहूजा कॉर्पोरेशन पहुंचा, वो सबसे पहले रिया के कैबिन में घुसा, जहां मायरा पहले से बैठी हुई थी। आखिर तुम ये सब क्या ड्रामा कर रही हो मायरा? जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास और भी बहुत से काम हैं। रिया चिढ़ते हुए मायरा से बोली। डोंट वरी प्यारी बहना, मेरा तोहफा मिलने के बाद तुम्हारे पास काम का कोई टेंशन नहीं होगा। तुम दिन रात फ्री रहोगी, जैसे कि रोहन इस समय है। क्यों रोहन? इतना बोलकर मायरा रोहन को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। रोहन को यह समझते देर नहीं लगी कि मायरा उसकी जॉब जाने वाली बात पहले से जानती थी। बहुत पहेलियां बुझा ली तुमने मायरा, जो भी कहना है साफ साफ कहो। रोहन अपना सब्र खोते हुए बोला।
ठीक है, तो फिर मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूं। इतना बोलकर मायरा रिया के पास गई और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर से उठा दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है मायरा? रिया चिढ़कर बोली। बदतमीजी नहीं, मेरा हक है जो मैं ले रही हूं, क्योंकि आज से मैं आहूजा कॉरपोरेशन की न्यू सीईओ हूं। मायरा की यह बात सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन भी यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये क्या बोल रही हो तुम मायरा? तुम्हें आहूजा कॉरपोरेशन का सीईओ किसने बनाया? रिया चिढ़ते हुए गुस्से में बोली। आहूजा कॉरपोरेशन के नए मालिक ने। इतना बोलकर मायरा ने गेट की ओर इशारा किया। तभी वो गेट ओपन हुआ और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर न सिर्फ रिया बल्कि रोहन भी दंग रह गया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चिरायु था। चिरायु, तुम्हें आहूजा कॉरपोरेशन का मालिक किसने बनाया? रिया ने हैरान होकर पूछा। तुमने और किसने? चिरायु मुस्कुराते हुए बोला और मायरा के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने ऐसा कब किया? इस पर मायरा ने रिया के सामने कुछ पेपर्स रख दिए और बोली, इन पेपर्स को ध्यान से देखो। इसमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से अपने पापा गिरीश आहूजा का सारा बिजनेस चिरायु को दे रही हो और इसके नीचे तुम्हारे सिग्नेचर्स भी हैं। जब रिया ने ध्यान से उन पेपर्स को देखा तो वो समझ गई कि यह पूरा माजरा क्या है। तुम धोखेबाज लड़की! तुमने उस दिन डॉक्यूमेंट्स की समरी दिखाने के बहाने धोखे से मुझसे इन पेपर्स पर साइन ले लिए। आई रियली हेट यू मायरा! रिया गुस्से से दहाड़ी। अब तुम मुझसे नफरत करो या प्यार, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज मेरे भाई मयंक का मकसद तो पूरा हो गया। हमारे पापा गिरीश आहूजा का बिजनेस हमारा हो गया। चिरायु ने इसमें मुझे काफी बड़ा शेयर दिया है, तो अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से फुट लो। मायरा ने रिया की बेइज्जती करते हुए कहा। मायरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। रिया गुस्से से मायरा को घूरते हुए बोली। इस पर मायरा ने कहा, अरे प्यारी बहना, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इस कंपनी से बेदखल हो गई हो, तो अब तुम्हारे पास दिन भर टाइम ही टाइम रहेगा। और चिरायु ने रोहन को भी उसकी नाइट क्लब वाली जॉब से निकाल दिया है, तो वो भी फ्री है। बस फिर दिक्कत क्या है? दोनों लव बर्ड्स खाली समय में दिन रात गुटरगू करते रहना। अपनी जुबान काबू में रखो मायरा! रोहन गुस्से में चिल्लाया। इस पर मायरा और ऊंची आवाज में बोली, तुम अपना गुस्सा काबू में रखो रोहन, क्योंकि आज से कानूनन चिरायु आहूजा कॉरपोरेशन का न्यू ओनर है और मैं न्यू सीईओ। यही सच्चाई है, जिसे तुम दोनों जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। चलो रोहन, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हम इन्हें देख लेंगे। इतना बोलकर रिया रोहन को ले जाने लगी। तभी मायरा ने उसे रोकते हुए कहा, प्यारी बहना, एक और बात, तुम्हें सिर्फ इस ऑफिस से ही अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटना है, बल्कि पापा के बंगले से भी अपना सामान बटोर कर 9-2-11 होना है। क्या मतलब? रिया कंफ्यूज होकर बोली। मतलब मैंने तुमसे जो पेपर साइन करवाए थे उसमें गिरीश आहूजा के बंगले समेत सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स भी थे, जो तुमने खुद अपने हाथों से मेरे नाम कर दी। इतना बोलकर मायरा शैतानी मुस्कान लिए मुस्कुराने लगी। मायरा की यह बात सुनकर रिया को एक और झटका लगा। अब तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। रोहन गुस्से से बेकाबू होकर बोला और अग्रेसिव होकर आगे बढ़ गया। हाँ, हद पार कर रहे हैं। बोल क्या कर लेगा तू? चिरायु भी गुस्से से रोहन को चुनौती देते हुए आगे बढ़ गया। भूल गया उस दिन क्या किया था? लगता है फिर से हॉस्पिटल जाने का इरादा है। रोहन ने चिरायु को वो पिटाई याद दिलाते हुए छेड़ा, जिसे सुनकर चिरायु का गुस्सा और बढ़ गया।
अभी तुमने चिरायु की असली ताकत देखी कहाँ है? जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी असली ताकत दिखा दी, उस दिन तुम हॉस्पिटल नहीं, सीधा कब्रिस्तान जाओगे। चिरायु धमकी देते हुए बोला। दोनों फाइट स्टार्ट करने ही वाले थे कि रिया बीच में आ गई। रोहन, जाने दो, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मुझे पेपर साइन करते समय सावधान रहना चाहिए था। इतना बोलकर रिया की आंखें नम हो गई। ये देखकर रोहन ने रिया को संभाला और उसका हाथ पकड़कर उसे आहूजा कॉरपोरेशन से ले गया। उधर रिया और रोहन की ये हालत देखकर चिरायु और मायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिया जैसे ही आहूजा कॉरपोरेशन से बाहर आई, उसने आखिरी बार उस बिल्डिंग को देखा और फिर आसमान की ओर देखकर बोली, आई एम सॉरी पापा, मैं आपके बिजनेस को नहीं बचा पाई, लेकिन आई प्रॉमिस एक दिन मैं फिर से इसे हासिल करके रहूंगी। इतना बोलकर रिया की आंखें नम हो गई और वो रोहन के साथ बैठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद रोहन और रिया आहूजा के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने चेतन और हितेश को भी पूरा मैटर बताया। फिर सभी अपना सामान पैक करने लगे। तभी रोहन के पास जिग्नेश का कॉल आया। रोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आहूजा कॉरपोरेशन चिरायु ने टेक ओवर कर लिया। कॉल पर मौजूद जिग्नेश ने हैरान होकर पूछा। इस पर रोहन बोला, हां, आपने सही सुना जग्गू अंकल। और सिर्फ आहूजा कॉरपोरेशन ही नहीं, बल्कि आहूजा की सारी प्रॉपर्टी भी रिया के हाथ से चली गई। उसकी सौतेली बहन मायरा अब इसकी कानूनन हकदार है। ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तुम लोग अब कहां रहोगे, कहां जाओगे? जिग्नेश ने चिंता जताते हुए पूछा। फिलहाल तो रिया का पुराना बंगला बचा हुआ है, जो उसने खुद अपनी मेहनत से खरीदा था, तो अगले कुछ दिन वहीं रहने वाले हैं, रोहन ने जवाब दिया। ठीक है, वैसे तो मैं अभी हांगकांग में हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना। मैं तुम्हारी हेल्प करने की हर संभव कोशिश करूंगा। जिग्नेश ने रोहन को दिलासा दिया। थैंक यू जग्गू अंकल। फिलहाल मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है। आप अपना नाइट क्लब बेचने वाले थे, ये तो मैं जानता था, लेकिन आपने उसे चिरायु को ही क्यों बेचा? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। रोहन के इस सवाल पर जिग्नेश बोला, चिरायु को नाइट क्लब बेचना मेरी मजबूरी बन गया था। उसने पता नहीं सबको क्या पट्टी पढ़ाई कि बिग बुल के डर से और कोई भी उस नाइट क्लब को खरीदने को तैयार नहीं था, और नाइट क्लब के टॉप मेंबर्स भी मुझ पर लगातार दबाव बना रहे थे कि मैं ये नाइट क्लब बिग बुल के पोते चिरायु को ही बेचूं। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। चिरायु की ये बात सुनकर रोहन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उसने जिग्नेश को अलविदा कहकर कॉल कट किया और फिर से सारा सामान पैक करने में बिजी हो गया। फिर कुछ घंटों के बाद सारा सामान एक ट्रक में रखवा दिया और रिया, रोहन, हितेश और चेतन आहूजा के बंगले को छोड़कर जाने लगे। ऐसा करते हुए सबसे ज्यादा दुख रिया को हो रहा था। उसे पापा की प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था, लेकिन इससे उसकी जो अनमोल यादें जुड़ी थी, उसका गम उसे सता रहा था। उधर रोहन और रिया जाने के लिए कार में बैठे ही थे कि मायरा और चिरायु भी वहां आ गए। उन्हें रिया और रोहन की यह हालत देखकर बहुत मजा आया। हालांकि रिया और रोहन ने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया और फौरन वहां से चले गए। कुछ देर बाद रिया अपने पुराने बंगले में लौट आई। उसने रोहन, चेतन और हितेश के रहने का भी इंतजाम वहीं करवा दिया। अगले दिन से रिया अपने पुराने बिजनेस ग्लो एंड शाइन नाम के फैशन ब्रांड को संभालने लगी। यह बिजनेस उसने खुद अपने दम पर खड़ा किया था, इसलिए मायरा इसे रिया से नहीं छीन पाई थी। वहीं रोहन, चेतन और हितेश पहले की तरह उसके बॉडीगार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा वो रिया की दूसरी कामों में भी हेल्प कर रहे थे। दूसरी ओर मायरा आहूजा कॉरपोरेशन की सीईओ बनकर बहुत खुश थी। वो रोज शौक से ऑफिस आती थी, फिर शौक से घर भी जाती थी, क्योंकि अब आहूजा का विशाल बंगला भी उसके अकेले का था। जल्द मायरा ने अपने भाई मयंक की अस्थियां भी विसर्जित कर दी।
तुम्हारा सपना पूरा हुआ भाई। आहूजा का बिजनेस और प्रॉपर्टी सब कुछ हमारा हुआ। काश तुम ये दिन देखने के लिए जिंदा होते। इतना बोलकर मायरा की आंखें नम हो गई। अगले कुछ दिन मायरा का यही रूटीन रहा। वो शौक से ऑफिस जाती और खुशी खुशी पूरे बंगले पर राज करती। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी ये खुशी कम होने लगी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। रिया को बिजनेस और प्रॉपर्टी से बेदखल करने के बावजूद उसके दिल को तसल्ली नहीं हुई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके बदले की भूख पूरी तरह से शांत नहीं हुई। उधर दूसरी ओर चिरायु का भी यही हाल था। रिया और रोहन की लाइफ बर्बाद करने के बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं था। तभी वो एक दिन अपने दादाजी बिग बुल से मिलने उनके बंगले पर गया, जहां बिग बुल जमीन पर बिछे आसन पर बैठकर ध्यान मुद्रा में लीन थे। चरण स्पर्श दादाजी। चिरायु बिग बुल के पैर छूते हुए बोला। बोलो चिरायु, कैसे आना हुआ? बिग बुल ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। दादाजी, रिया और किंजल दोनों को इस घर की बहू ना बना पाकर मैंने आपको निराश किया था, लेकिन अब मैंने आहूजा कॉरपोरेशन को टेक ओवर करके उस चीज की भरपाई कर ली है। अब आहूजा का सारा बिजनेस आपका हुआ। इतना बोलकर चिरायु बेचैन होकर गहरी सोच में डूब गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद तुम खुश नहीं हो। बिग बुल ने चिरायु के चेहरे को पढ़ते हुए पूछा। इस पर चिरायु बोला। आपने सही पहचाना दादाजी। मैंने रोहन और रिया की लाइफ बर्बाद तो कर दी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो शांति नहीं बन पा रही है। इस पर बिग बुल बोले। वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने दुश्मनों की सिर्फ लाइफ बर्बाद की है, उन्हें खत्म नहीं किया। वैसे भी दुश्मनों को जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। वो आज नहीं तो कल हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और तुम बिग बुल के पोते हो। तुम कब से दुश्मनों को जिंदा छोड़ने लगे? इस पर चिरायु बोला। हाँ दादाजी, आपने सही कहा। मेरे दिल को तब तक ठंडक नहीं मिलेगी जब तक मैं रिया और रोहन को मारा हुआ नहीं देख लेता। लेकिन ये रोहन, उसे हराना इतना आसान नहीं है। उसे हराने के लिए मुझे आपकी उस सीक्रेट आइलैंड पर जाने की परमिशन चाहिए होगी। मुझे लगा नहीं था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। लगता है ये रोहन दूसरों से काफी अलग है। ठीक है, तो फिर हम तुम्हें उस सीक्रेट आइलैंड पर जाने की परमिशन देते हैं। इतना बोलकर बिग बुल फिर से ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। वहीं ये सुनते ही चिरायु के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई। अब आएगा ना असली मजा। अब रोहन जान जाएगा कि यह चिरायु क्या चीज है। तो अब क्या होगा आगे? ऐसा क्या है उस सीक्रेट आइलैंड पर? और क्या चिरायु वहां जाने के बाद रोहन को जान से मार देगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का। रोहन और रिया की लाइफ बर्बाद करने के बाद भी चिरायु को चैन नहीं था। वो अभी भी दोनों के खून का प्यासा था। उधर बिग बुल ने भी चिरायु को सलाह दी कि उसे अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में चिरायु ने बिग बुल से उनके सीक्रेट आइलैंड पर जाने की परमिशन मांगी, जिसके मिलते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। और अब वो 100% श्योर था कि वो रोहन को खत्म कर देगा। दूसरी ओर मायरा का भी यही हाल था। वो रिया का सिर्फ बिजनेस और प्रॉपर्टी छीन कर ही संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उसकी जान लेना चाहती थी, क्योंकि वो अपने भाई मयंक की मौत का जिम्मेदार रोहन और रिया को ही मानती थी। इसलिए जब चिरायु और मायरा आहूजा कॉरपोरेशन में मिले तो दोनों के ये ख्याल एक दूसरे से टकरा गए। तो मायरा, कैसा लग रहा है आहूजा कॉरपोरेशन की सीईओ बनकर? चेयर पर बैठे सिगार का कश ले रहे चिरायु ने पूछा। इस पर मायरा बोली, सच कहूं तो शुरू शुरू में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब मैं बोर होने लगी हूं। ये ऑफिस, बिजनेस, वर्क, ये सब मेरे भाई मयंक का पैशन था।
मुझे इन सब चीजों में कोई खास मजा नहीं आता। अच्छा, तो फिर किन चीजों में मजा आता है तुम्हें? चिरायु ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अपने दुश्मनों को तबाह करने में, उनके खिलाफ नई नई चाल चलने में, उनसे लड़ने में और उन्हें खत्म करने में। इतना बोलते हुए मायरा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छा गई। यह देखकर चिरायु समझ गया कि मायरा भी उसी चीज की भूखी है जिसका वो भूखा है। इसलिए वो अपने दिल की बात मायरा से शेयर करते हुए बोला, मैं जानता हूं मायरा, तुम्हारी तरह मेरे अंदर की बदले की आग भी शांत नहीं हो रही है। इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि हम रोहन और रिया को मौत के घाट उतार देंगे। चिरायु ने सिगार का लंबा कश खींचते हुए जवाब दिया, लेकिन ये बात तो हम कई बार सोच चुके हैं चिरायु। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करेंगे कैसे? तुम्हारे अब तक के सारे सुपर विलेंस तो रोहन के आगे हार गए। अब क्या करोगे? खुद अपने हाथों से कोई पावरफुल सुपर विलेन बनाओगे? मायरा ने तंज कसते हुए कहा, जिस पर चिरायु मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा ही कुछ समझ लो। मतलब? मायरा कंफ्यूज होकर बोली। इस पर चिरायु बोला, तुम्हें सब कुछ जल्द समझ आ जाएगा मायरा। अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो, हम आज रात को ही निकलेंगे। इतना बोलकर चिरायु जोर जोर से हंसने लगा। उधर रोहन और रिया इस बात से अनजान थे कि मायरा और चिरायु उनकी मौत की प्लानिंग कर रहे हैं। रिया अपने ऑफिस ग्लो एंड शाइन में वापस लौटकर काफी खुश थी। हाँ, उसे अपने पापा के बिजनेस के जाने का दुख था, लेकिन वो जिम्मेदारी उसने गिरीश आहूजा की इकलौती वारिस होने के कारण उठाई थी। लेकिन उसका असली पैशन तो यही था, उसकी खुद की खड़ी की हुई कंपनी। इस फैशन ब्रांड को वो अपने दम पर सिंगापुर से अमेरिका तक ले गई थी। अब उसका अगला टारगेट इसे दुनिया के बाकी देशों तक भी पहुंचाना था। इसलिए वो पूरी शिद्दत के साथ इस काम में लगी हुई थी। दूसरी ओर रोहन के पास इन दिनों करने को कुछ खास काम नहीं था। अल्फा लाइफ नाइट क्लब की जॉब जाने के बाद वो फुल टाइम रिया को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसका दिमाग अपने असली मकसद की ओर घूम रहा था। उसे जल्द से जल्द बिग बुल तक पहुंचना था, साथ ही अपने माता पिता और खुद की असली पहचान पता लगानी थी। इन सब के बारे में सोचते सोचते उसकी नजर अपने गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट पर गई। उसे देखकर उसे जय का ख्याल आया, जो शायद रोहन को कुछ काम की जानकारी दे सकता था। लेकिन जय ने रोहन को साफ बोल दिया था कि वो सही समय आने पर ही सब कुछ बताएगा। ऐसे में रोहन ने बातों बातों में जय से कुछ जानकारी निकालना चाहिए। वो रिया के पास हितेश और चेतन को छोड़कर एक कैफे में चला गया, जहां उसने जय को कॉल करके बुला लिया। क्या बात है रोहन, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वरना हर बार तो मुझे ही बिन बुलाए मेहमान की तरह टपकना पड़ता है। जय ने कुर्सी पर बैठे रोहन से मजाक करते हुए कहा। इस पर रोहन ने जय को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोला, एक्चुअली काफी दिन से तुम नजर नहीं आए, तो मैंने सोचा सब ठीक तो है। लास्ट टाइम तुम्हें मेरी मदद करते हुए गोली लग गई थी, तो बस तुम्हारा हाल चाल जानना था। अब कैसा है घाव? एकदम फर्स्ट क्लास, अब पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। जय ने खुश होकर जवाब दिया। तो बताओ क्या लोगे? रोहन ने मेन्यू कार्ड आगे सरकाते हुए पूछा। करेले के जूस के अलावा कुछ भी चलेगा, जय ने मजाक करते हुए कहा, जिस पर रोहन भी हंस पड़ा। फिर हंसी मजाक में रोहन धीरे से अपने काम की बात पर आया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये फाइट करना कहां से सीखा? उस दिन तुमने जिस तरह से अकेले 20-25 गुंडों को धूल चटाई थी, वो काफी इंप्रेसिव था। रोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जय खुश हो गया और बोला, फाइट करना तो हमारे खून में है। तुम कह सकते हो कि ये स्किल्स मुझे विरासत में मिली हैं। हालांकि मेरी इन स्किल्स को पॉलिश करने का काम मेरी बॉस ने किया है। यहां जय का इशारा रोहन की बहन और अपनी कजन सिस्टर काव्या की ओर था। तुम्हारी बॉस? क्या मैं जान सकता हूं कि वो इस वक्त कहां है और क्या करती हैं? रोहन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा,
लेकिन हाँ, जल्द तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि मेरी बॉस तुमसे पर्सनली मिलना चाहती है। जय की यह बात सुनकर रोहन का इंटरेस्ट डबल हो गया। अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो देर किस बात की? चलो, मैं अभी खुद जाकर उनसे मिल लेता हूं। काश हम ऐसा कर पाते, लेकिन वो अभी सिंगापुर में नहीं है। जय ने कहा। अच्छा, तो फिर कहां है? रोहन ने पूछा। अमेरिका में, जय ने जवाब दिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो रोहन को बातों बातों में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन बता रहा है। रोहन, तुम बड़े ही चालाक हो यार। मुझे बातों में उलझाकर मुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हो, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर रोहन समझ गया कि जय ने उसके प्लान को भांप लिया है, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। सच कहूं तो जब भी तुम्हें देखता हूं, ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई खास कनेक्शन है। कनेक्शन तो है रोहन, यही वजह है तुम्हारे और मेरे दोनों के गले में ये ब्लू स्टोन लॉकेट है। जय ने फिर जज्बाती होकर एक और राज रोहन के सामने उगल दिया। लॉकेट की बात सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए। वो भी जय से इस बारे में ही ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। वैसे तुम्हारे पास ये लॉकेट कब से है? रोहन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। काफी लंबे समय से। तुम कह सकते हो कि जब मैं पैदा हुआ तो उसके कुछ समय बाद से ही मैं इस लॉकेट का मालिक बन गया। जय का जवाब सुनकर रोहन की दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि जहां तक उसे याद है, उसके गले में भी ये लॉकेट बचपन से ही था। मतलब रोहन का अंदाजा सही था, जय और उसके बीच जरूर कोई खास कनेक्शन है। यह सोचकर रोहन ने जानबूझकर अपने लॉकेट का एक राज जय को बता दिया, ताकि जय भी बातों बातों में उसे अपने राज बता दे। वैसे तुम जानते हो, इस लॉकेट में ढेर सारी शक्तियां भी हैं। रोहन की यह बात सुनकर जय हैरान रह गया। शक्तियां? हां, मैंने इस बारे में सुना तो था, लेकिन कभी खुद उन शक्तियों को महसूस नहीं किया। क्या तुमने किया है? जय ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। यह सुनकर रोहन समझ गया कि जय भी इस लॉकेट की शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं जानता, इसलिए उसने शॉर्ट में बात को खत्म करते हुए कहा, हां, मैंने महसूस की है इस लॉकेट की शक्तियां, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, इस लॉकेट की मर्जी से। यह सुनकर जय कंफ्यूज हो गया और इंटरेस्ट लेते हुए बोला, मतलब? इसका मतलब मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दोगे। रोहन फिर से मुद्दे की बात पर आ गया। यह सुनकर जय हंस पड़ा। यार रोहन, तुम तो बड़े ही चालाक निकले। तुम्हारी तरह अब मैं भी कुछ सवालों के जवाब जानने को बेताब हूं, लेकिन सॉरी यार, मैं फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। उसके लिए तुम्हें मेरी बॉस के आने का इंतजार करना होगा। यह सुनकर रोहन निराश हो गया और अपने उस ब्लू स्टोन लॉकेट को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, आखिर क्या है तुम्हारी शक्तियों का राज? कैसे करूं मैं तुम्हें कंट्रोल? कोई और सुपर विलेन मुझ पर हमला करे, उसके पहले मुझे तुम्हें काबू में करने का तरीका सोचना ही होगा। इधर रोहन सुपर विलेन के अगले हमले के पहले रेडी होने की सोच ही रहा था, तो वहीं दूसरी ओर चिरायु और मायरा मिलकर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए दोनों बिग बुल के प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर रात को रवाना हो गए। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह सुबह उनका हेलीकॉप्टर एक अज्ञात आइलैंड की ओर बढ़ने लगा। यह आइलैंड काफी बड़ा था और यहां बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ों के अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मैदान भी बने हुए थे। हेलीकॉप्टर जैसे ही आइलैंड के ऊपर आया, वहां का नजारा देखकर मायरा के होश उड़ गए। उसने देखा कि आइलैंड पर एक बड़ा सा मैदान है जहां कई सुपर विलेंस आपस में फाइट कर रहे हैं। चिरायु, ये कौन सी जगह है और ये विलेंस आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर में बैठी मायरा ने चिरायु से पूछा। ये मेरे दादाजी का सीक्रेट आइलैंड है और ये सुपर विलेंस
कोई असली फाइट नहीं कर रहे, बल्कि प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अपनी स्किल्स को बेस्ट से भी बेस्ट बना सकें। चिरायु के एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद मायरा कंफ्यूज्ड थी। उसके दिमाग में और भी कई सारे सवाल थे, लेकिन चिरायु ने उससे कहा कि कुछ देर में तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर कुछ मिनटों में हेलीकॉप्टर उस आइलैंड पर लैंड हो गया। यहाँ कुछ लोग चिरायु को लेने आए। वो उसे और मायरा को एक छोटी गाड़ी में बिठाकर पहाड़ों के ऊपर ले गए। वहां एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी थी जिस पर लिखा था सुपर विलेन फैक्ट्री। उसे देखकर मायरा हैरान होकर बोली, सुपर विलेन फैक्ट्री? क्या इसका मतलब यहां सचमुच सुपर विलेन्स बनाए जाते हैं? यह सुनकर चिरायु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। हमने अभी तक रोहन और रिया को मारने के लिए जितने सुपर विलेन्स भेजे, वो सभी यहीं बनकर तैयार हुए हैं। यह सुनकर मायरा हैरान रह गई और इस सुपर विलेन फैक्ट्री को लेकर उसका इंटरेस्ट कई गुना बढ़ गया। फिर कुछ सिक्योरिटी चेकिंग और मल्टीपल लॉक्ड डोर से गुजरने के बाद आखिर चिरायु और मायरा इस सुपर विलेन फैक्ट्री में एंटर हो गए। यहां अंदर का नजारा देखकर मायरा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मायरा ने देखा कि यह पूरी फैक्ट्री हाईटेक इक्विपमेंट से लैस है। यहां अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। हर ब्लॉक में एक नॉर्मल इंसान और कई साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट अलग अलग मशीनों और केमिकल से उन इंसानों पर कुछ प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद वो नॉर्मल इंसान नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उनके पास अलग अलग शक्तियां डेवलप होती दिख रही हैं। मायरा को यह समझते देर नहीं लगी कि इन इंसानों का प्रयोग करके इन्हें सुपर विलेन में बदला जा रहा है। चिरायु, तुम्हारे पास सुपर विलेन की पूरी फैक्ट्री है और तुम अब मुझे यहां ला रहे हो। पहले बता देते तो हम कब का बेस्ट सुपर विलेन चुनकर रिया और रोहन का काम तमाम कर देते। मायरा की इस बात पर चिरायु बोला, पहली बात, ये फैक्ट्री मेरी नहीं, दादाजी यानी बिग बुल की है। दूसरी बात, मैं खुद भी यहां बहुत कमाता हूं। जब तक दादाजी की परमिशन नहीं मिलती, मुझे यहां आने की इजाजत नहीं है। और तीसरी बात, जो सुपर विलेंस हमने रोहन और रिया को मारने के लिए भेजे थे, वो सभी ट्रायल बेसिस पर चल रहे थे, यानी उन्हें 100% सुपर विलेन में नहीं बदला गया था। लेकिन अब मैं खुद अपने हाथों से सुपर विलेन की ऐसी टीम खड़ी करूंगा जिसे हराना तो दूर, रोहन उनके आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तो अब क्या होगा आगे? क्या चिरायु की ये हैंडमेड सुपर विलेंस की टीम रोहन को खत्म कर देगी? क्या रोहन अकेला उन सभी के आगे टिक पाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड, सिर्फ